अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर से नई पार्टी लॉन्च करने का किया ऐलान। मुस्तफी लीडर बीजेपी के इंतशार का हुए शिकार। तारिक हमीद कर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस से मुस्तफी होने वाले लीडरान जम्मू कश्मीर में है सरगर्म। सलमान निजामी ने कहा, जो कोई सेक्युलर खतरों की बुनियादों पर चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस से धोखा और मोदी से डर का नतीजा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, आजाद को नवाजा जाना कोई खैरात नहीं, बहुत सौ ने कांग्रेस को खून से सैंचा। मनीष तिवारी का जवाब। हदबंदी कमीशन जानिबदाराना अमल था, बैरिस्टर ओवैसी का बयान। चीन की जारहियत पर मोदी सरकार पर साधे निशान। जम्मू में सरहद पर फोर्सेस ने की कार्रवाई, मुबैना पाकिस्तानी दरअंदाज गिरफ्तार। अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज। श्रीनगर में सेंचुर होटल के साबिक मुलाजिमीन ने किया मुजाहिरा। आइंदा 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने की पेश कियासी। टंगमर्ग में बादल फट पड़ने से आम जिंदगी हुई मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर और भारत के एक सीनियर सियासतदान के इस्तीफे के बाद दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होने वाले गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि वो एक नई पार्टी लॉन्च करेंगे। अगरचे ये पार्टी कौमी सतह की होगी, लेकिन इसका आगाज जम्मू कश्मीर से होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक बयान में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं कौमी सतह पर पार्टी को लॉन्च करने की जल्दी में नहीं हूं, लेकिन जहन में यह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं और मैं यहां से यानी जम्मू कश्मीर से पार्टी की यूनिट का आगाज करूंगा। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे से मुतालिक पूछे गए सवालात पर कुछ भी जायद कहने से गुरेज किया। इस्तीफे से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो इस बारे में एक तवील वक्त से सोच रहे थे और अब इसमें कोई पीछे पलटने वाली बात नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन और साबिक रुकन पार्लियामेंट तारिक हमीद कर्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए गुलाम नबी आजाद के पार्टी से मुस्तफी होने को काबिल अफसोस करार दिया। तारिक हमीद कर्रा ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को बीजेपी का जिक्र किए बगैर कहा कि गुलाम नबी आजाद एक इंतशार का शिकार हुए हैं। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के फ्रेगमेंटेशन का डट कर मुकाबला करेगी। आजाद की जानिब से राहुल गांधी को निशाना बनाए जाने को तारिक हमीद कर्रा ने मुस्तरद करते हुए गुलाम नबी आजाद के बयानिए को मुतजाद करार दिया। तारिक हमीद कर्रा ने आज मीडिया को मुखातब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से यह बात सामने आई थी कि वो यानी गुलाम नबी आजाद बेमसरफ नहीं होंगे, बल्कि वो एक स्पेशल मिशन के लिए मुंतखब होंगे। इसके बाद ही तब्दीलियों का आगाज हुआ। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से मुस्तफी होना नजरियाती नहीं बल्कि शख्सी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया है और गो कि ये एक हैरान कुन कदम उन्होंने उठाया है, लेकिन ज़ाती तौर मेरे वास्ते ये कोई भी हैरान कुन कदम नहीं है। आज़ाद साहब की जो रेजिग्नेशन लेटर है 5 सफ़ों पे मुश्तमिल है।
तकरीबन 3.5 सफ़ों पे उन्होंने अपना और अपनी सियासत का और कांग्रेस के साथ या गांधी फैमिली के साथ अपने ताल्लुकात का खुलासा किया है। बाकी जो 1.5 सफ़े पे उन्होंने अपने वजूहात बताए हैं, उन्होंने बिलखसूस राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए जो बातें कही हैं, तो हम सबको ये याद है, अगर नहीं है तो याद करना चाहिए कि राहुल गांधी का जो प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो प्रीलिमिनरी सेशन हुआ था 2018 में, उसका प्रपोजल भी आजाद साहब ने ही पेश किया था और पास भी करवाया था। तो मैं नहीं समझता कि इतना अरसा कांग्रेस पार्टी को देने के बाद उनको ऐसा कदम उठाना चाहिए था जहां पे उन्होंने वो खुद से कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया। बिल आखिर इसमें यही साबित होता है कि एक दफा फिर बीजेपी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बिलखसूस फ्रैगमेंटेशन की चंद इक़दामात उठाए, शायद बीजेपी को यह लगता है कि उनका वो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस जो उन्होंने शुरू किया था वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी एक दफा फिर से कामयाब हो गई है उस फ्रैगमेंटेशन को लेके, यहां पे फिर से एक नया एक पार्टी की सूरत में हो या एक फैसिलिटेशन की सूरत में हो। अलबत्ता जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, मैं ये कह देना चाहता हूं, और बिलखसूस जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है कि भले ही आजाद साहब ने किनारा कशी कर दी हो कांग्रेस पार्टी से, और भले ही उनके साथ में कुछ उनके बेनिफिशियरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम उनके साथ में अलाइन हो गए हों, लेकिन जहां तक काडर का ताल्लुक है और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो फिलॉसफिकल और कन्विक्शनल और आइडियोलॉजिकल एफिनिटी रखते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और ये जो एक नया अटेम्प्ट फ्रैगमेंटेशन का है उसको फाइट आउट करेंगे। सलमान निजामी ने कहा है कि जो कोई भी सेक्युलर खतरों की बुनियादों पर आना चाहता है वो गुलाम नबी आज़ाद की सरबराही में तश्कील दी जाने वाली पार्टी में आकर शामिल हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद की तायद में कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने वाले GN सरवरी, मोहम्मद अमीन भट्ट, सलमान निजामी और दीगर ने आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडरान की जानिब से गुलाम नबी आज़ाद से मुताल्लिक़ किए जाने वाले तबसरों को मुस्तरद कर दिया। सलमान निजामी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब में वो काबिलियत थी जिसकी बुनियाद पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इन्हें पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज किया था। क्या आज कांग्रेस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के फैसलों पर सवाल उठाएगी? वज़ीर है जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 5 सीनियर लीडरान में 2 साबिक़ वज़रा भी शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से भी खुद को अलहदा कर लिया। कांग्रेस को इस्तीफ़ा देने वाले जम्मू कश्मीर के इन कायदीन में साबिक़ वज़ीर RS चिब, GM सरवरी, साबिक़ MLA मोहम्मद अमीन भट्ट, साबिक़ MLC नरेश गुप्ता और सलमान निजामी शामिल हैं। गांधी जी ने एक युवा चेहरे को अपनी कैबिनेट में लाया, क्यों? क्योंकि आजाद साहब में वो क्वालिटी थी, क्षमता थी। तो कहिए इंदिरा गांधी जी का फैसला गलत था, राजीव गांधी जी को
मेंबर लाया जब यूथ कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे, तो आजाद साहब का कंट्रीब्यूशन पूरे में रहा है। कर्नाटका आपके पास मिसाल है, पंजाब है, और कई राज्य हैं जहां आजाद साहब को जब भी ड्यूटी लगी, आज तो ऐसे इंचार्ज हैं जो जहां बेचते हैं, हार के आते हैं और फिर भी जो है आगे अपने पदों पे रहते हैं। आजाद साहब ने यही अपने पत्र पे भी लिखा, इलेक्शन जीतना चाहते हैं। 8 साल में आप 25 सीटें हार गए, 25 स्टेट्स हार गए, अब जम्मू कश्मीर का भी वो हाल होता। तो इसलिए साहब ने फैसला है कि हम वहां अब लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। नहीं, सेकुलर आइडियोलॉजी पे जो यकीन रखती हैं पार्टियां, हम उनको वेलकम करते हैं। जम्मू कश्मीर में जीएम सरूड़ी साहब और अमीन भट्ट साहब वगैरह सभी नेता करेंगे। सभी नेता आज शाम मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बुलाए गए हैं और वो कल जाएंगे, वहां अपनी बात रखेंगे। और आजाद साहब जम्मू कश्मीर आएंगे और कश्मीर भी जाएंगे और जम्मू भी रहेंगे, और ज्यादातर समय आप जम्मू कश्मीर में देंगे। कब आएंगे कश्मीर में? वो कोई बातचीत, कोई प्लान हमने डिसाइड करेंगे शाम तक। और आजाद साहब ने कहा कि मजबूती से सेकुलर विचारधारा के साथ जो भी जुड़ना चाहता है, क्योंकि आजाद साहब ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बाई बाई, ये नारा पूरे देश में गूंजना चाहिए और जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश का दिल है। देखिए, कश्मीर, जम्मू व कश्मीर के लोग वो बखूबी जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की कदकामत को, उसके उनकी पर्सनैलिटी, उनके मतलब किए हुए जो इसने जम्मू कश्मीर में किए, सब कुछ उनको मालूम है। और गुलाम नबी आज़ाद इज ए सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो जो भी कुछ निर्णय होगा, जो भी कोई आएगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब फैसला करेंगे एंड वी आर विद गुलाम। तो ये हमने फैसला किया है। वी हैव रिजाइन्ड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, वी आर इन सपोर्ट ऑफ गुलाम नबी आज़ाद साहब और लीडर। तो निर्णय होगा, वट एवर द डिसीजन, तो वो हर एक को दैट इज फॉर आज़ाद साहब टू डिसाइड कब होगी, कैसे बनेगी, वो उस पर मंथन चल रहा है। तो आइंदा कितने लीडर हैं कांग्रेस के? जो बहुत सारे रैंक एंड फाइल ऑफ कांग्रेस जो थे वहाँ जम्मू और कश्मीर के, ऑल आर रिजाइन्ड फ्रॉम द पार्टी एंड दे आर। जो G23 के लीडर्स हैं, क्या बड़े नेताओं और भी आ सकते हैं इनके साथ? वो गुलाम नबी आज़ाद साहब से आप बात कीजिए। वी बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, तो इतना काफी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हाजी साजिद ने कहा है कि हमारे लिए यह हैरानगी की बात है कि कांग्रेस के एक खद्दावर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से खुद को अलहदा कर लिया, जबकि ये एक ऐसे वक्त है कि कौमी सतह पर एक मजबूत और मुतहरक अपोजिशन अपना काम करे। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में चैलेंजेस से निपटने में इंतहाई कमजोर हो चुकी है। हमारे लिए बड़ी हैरानकुन खबर है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे कांग्रेस के जो सबका बड़े कद्दावर लीडर हैं, वो अचानक कांग्रेस से मुस्तफी हो गए, जबकि इस वक्त की ज़रूरत एक मुस्बत और एक वाइब्रेंट अपोजिशन इस मुल्क के अंदर हो। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारा सिलसिला मंजर आम पे आ रहा है, उससे ये यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले इस वक्त इस चैलेंजेस में बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज गुलाम नबी आज़ाद साहब मुस्तफ़ी हुए, उनसे पहले कई ऐसे कद्दावर लीडर जिसमें आनंद शर्मा साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब चले गए और कई दर्जनों लोग जो निकल गए इस साल के अंदर। तो उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी से खोखली होती चली जा रही है। देखिए, एक तो पहले मैं वकार साहब को प्रदेश कांग्रेस का सदर बनने पे मुबारकबाद पेश करूंगा। आज अगर आज़ाद साहब 45 साल इसके अंदर इसको सर्विस दे के अगर मुस्तफ़ी हुए, तो मैं ये समझता हूं देर आए दुरुस्त आए। आज शायद गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि कांग्रेस जमात जो है वो कभी भी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की दोस्त नहीं रही। मैं समझता हूं कि अगर 45 साल के बाद आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को यह समझ आ गया, तो अगर ये बात है तो फिर हम समझते हैं कि हम उसको वेलकम करते हैं। इस वक्त की पुकार है कि एक वाइब्रेंट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है अपोजिशन की सूरत में उभरे, जहां रीजनल पार्टीज
एक मजबूत ताकत की तरह उभर रहे हैं, वहीं एक कांग्रेस एक एज ए नेशनल पार्टी का पॉलिटिकल हॉराइजन्स पे कायम रहना बड़ा जरूरी है। तो हमें तो यह लग रहा है कि कांग्रेस एक डूबी हुई कश्ती है जो पूरी तरह से डूबने की कगार में है, और हमें कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसी कोई हालत नजर नहीं आ रही कि इसको डूबने से बचाया जा सकता है। जिस पार्टी, जिस वक्त विकार साहब इसके सदर बने और जो मीडिया में जिस तरह की बातें चली और जो तासुरात सामने आए, हमें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये जमात जो है ये लड़खड़ा चुकी है और इसमें ये एक पॉसिबल स्प्लिट की तरफ जो है ये बढ़ रही है। और वो कल आया हो गया जब गुलाम नबी आजाद साहब के साथ साथ तकरीबन 1 दर्जन कांग्रेस के साबका मिनिस्टर्स, साबका एमएलए, साबका एमएलसी और प्रोमिनेंट लीडर्स ने जब इस्तीफा दिया तो ये बात एविडेंट हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलाम नबी आजाद की जानिब से पार्टी को छोड़ देने पर अपने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे और इनके मौक़िफ़ पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मौके पर जबकि कांग्रेस को एक महाज का सामना है, ऐसे में पार्टी छोड़कर भाग जाना दरअसल पार्टी के साथ धोखा है। गुलाम नबी आजाद के मुस्तफ़ी होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि यहां जिस तरह मोदी जी ने माहौल बना दिया है, इससे डर कर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। करना चाहिए, उसके बजाय लड़ाई के वक्त अगर आप युद्ध में से भाग जाते हो तो एक तो पार्टी को धोखा दिए जैसा, दूसरा कि यहाँ का माहौल जो मोदी जी ने बनाया है उसको डर के गए जैसा होता है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी से अटैक अब जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप पर्सन हर फैमिली मेंबर को जानते हैं और सोनिया गांधी जी हमेशा आपकी सलाह लेते रही और जो कैबिनेट में फैसले होते हैं उसमें भी आप शामिल हैं। जो CWC की मीटिंग होती थी उसमें भी आप शामिल हैं। कोर कमेटी की मीटिंग जो होती है उसमें भी आप शामिल थे। जब हर चीज में आप वहां पर खुद रह के बहुत से फैसले लिए हैं, तो अब इस वक्त ये कहना कि पार्टी ठीक ढंग से नहीं चल रही है और G20 के लोगों ने जो सलाह दिए थे उस सलाह कांग्रेस पार्टी नहीं चली, ये कहना ठीक नहीं है। कुछ अर्सा कबल कांग्रेस में शामिल होने वाले इमरान प्रतापगढ़ी भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बरस पड़े। रुकने राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के मुरासिले को तनकीद का निशाना बनाते हुए गुलाम नबी आजाद से कहा कि इन्हें नहीं चाहिए था कि वो अपने इस्तीफे के साथ ऐसी बातें कहें जो कांग्रेस की परंपरा नहीं है। अगर इस बात से आप नाराज हैं तो कम से कम आपको त्यागपत्र अगर देना भी था तो इस तरह की बातें नहीं लिखनी थी। ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि इस तरह के अनर्गल अनर्थक आरोप लगाए जाएं, व्यक्तिगत हमले जाएं। आज राहुल जी के अलावा इस देश में लड़ कौन रहा है मुद्दों पर? हर मुद्दे पर तो राहुल जी खड़े हैं। आप कहां नजर आ रहे हैं? आपको पार्टी से शिकायत है, हमें आपसे शिकायत है। आप नजीब के लिए नहीं बोले, आप बिल्कीस के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं जबकि पार्टी बोल रही है। आप महंगाई पर नहीं बोल रहे हैं, आपने तबरेज के लिए नहीं बोला, आपने जुनैद के लिए नहीं बोला। आप चुप हैं। कश्मीर बर्बाद हो गया, आपने कश्मीर को बंद करने वालों के साथ हाथ मिला लिया, कहीं ना कहीं एकता प्रकट की आपने। तो ये ओवरऑल जो भी त्यागपत्र रूप का साजिश पत्र आया है वो पूरे से झूठा है और हमारे वरिष्ठ लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती
छोड़ी जाती है। देश के करोड़ों कार्यकर्ता आहत हैं, उन्हें बुरा लग रहा है। पार्टी ने आपको कहां से कहां पहुंचाया, क्या कुछ नहीं दिया। आज उस पार्टी के मुश्किल वक्त में आप कांग्रेस के नाराज सीनियर लीडरान और ग्रुप 23 में शामिल मनीष तिवारी ने गुलाम नबी आज़ाद का दिफा करते हुए इन पर की जाने वाली तनकीदों और मुख्तलिफ तबसरों को मुस्तरद कर दिया। गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस की जानिब से अब तक बहुत कुछ नवाजे जाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर मनीष तिवारी ने कहा, कोई खैरात थोड़े ही बट रही थी। दरअसल कांग्रेस की बगिया को बहुत से लोगों ने, बहुत से खानदानों ने अपने खून से सेंचा है और इस पर किसी शख्स को कुछ मिला है तो ये थोड़े ही कोई खैरात है। मेरे भाई, कोई थोड़ी बट रही थी। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों ने, बहुत परिवारों ने, इस देश की फुलवारी को हमारे परिवार ने भी अपने खून से संजोया है। तो इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है तो कोई खैरात में थोड़ी मिला है। उसके लिए से एक संघर्ष है, एक बलिदान है, एक पार्टी में लगाया हुआ पूरा जीवन है। और ये बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपरासी हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। तो एक आम कार्यकर्ता को, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कांग्रेस पार्टी में लगा दी है, उनके मन को ठेस पहुंची। और इसलिए आज भी जो चुनौती है इस देश के सामने, वो चुनौती गंभीर है। और एक दोबारा से कोशिश करनी चाहिए कि एक समन्वय बनाकर, एक संतुलन बनाकर, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग भारत के ख्याल से इत्तेफाक रखते हैं, उन सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। सर, आप बीजेपी लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कुविंदर गुप्ता ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे और इसी दिन बीजेपी की मीटिंग से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि ये एक इत्तेफाक है। उन्होंने इस यकीन का भी इजहार किया कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी। स्वाभाविक है कि जो लोग लंबे राजनीति में हैं, वो किन्हीं कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो राजनीति में रहने के लिए तो स्वाभाविक बात है, किसी न किसी पार्टी में तो रहना पड़ेगा। कल बीजेपी जेएनके मुद्दों पर ये भी कहा जा रहा था कि सेम डे एक तरफ गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा और दूसरी तरफ बीजेपी का मीटिंग। देखिए, ये ऐसा है कि कोइंसिडेंस है, लेकिन मीटिंग पहले से तय थी, 5-6 दिन पहले से। और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर के समय समय पर चिंतन मंथन होता है और हम भी अपने लीडरशिप से फीडबैक देते हैं जम्मू कश्मीर की। हालांकि वो सभी जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते स्वाभाविक बात है कि आने वाले दिनों में जो डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन भी होंगे, राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम ये भी दावा करते हैं कि अगली सरकार हमारी है। तो उस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण के लिए इस प्रकार की आयोजन होता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के साबिक होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी व रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में की जाने वाली इंतखाबी हल्केजात की हदबंदी किसी के लिए मुंतखबा तौर पर की गई, ये बात कही। बैरिस्टर ओवैसी ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इसका कितना असर होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। से जो नए
असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया, वो बिल्कुल जेरिमेंडरिंग किया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक कमेटी है जिसमें भारत के एक्स होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि ये डिलिमिटेशन करके वहाँ पर जेरिमेंडरिंग हुई है। अब ये जो आज़ाद साहब जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं, अब नहीं मालूम कहाँ तक वो कितना सरअंदाज होंगे, कश्मीर में क्या होगा और क्या करेंगे वही बता पाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी का तो बुरा हाल है, एक के बाद एक पूरे नेता उसको खुदाफिज कर रहे हैं। आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? उन्होंने लीडरशिप पे फिर से सवाल खड़ा किया है, नॉन सीरियस बोला है राहुल गांधी। नहीं मालूम, ये आज़ाद साहब ही खुद बता पाएंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बरसों से कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे और उन्होंने कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, नेताओं और प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। तो जाहिर है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा वो खुद बता पाएंगे। जयराम रमेश बोलते हैं आज़ाद साहब मॉडिफाइड हो गए हैं। नहीं मालूम, वो उनसे पूछिए, दोनों एक दूसरे से साथ ही बैठे थे राज्यसभा में, अचानक बोल रहे हैं, देखना पड़ेगा उनको क्या होगा क्या नहीं हुआ, वो बता पाएंगे। आप कैसा देखते हैं सर, पूरे मसले को कैसा देखते हैं? आज़ाद कांग्रेस पार्टी कैसे आपको गुलाम नबी आज़ाद जो है एक कांग्रेस पार्टी के वो पुराने नेता रहे और 1970s में वो शायद कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे और अपने लंबे सियासी सफर में वो सिर्फ 2 मरतबा ही लोकसभा के मेंबर रहे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कांग्रेस के जो वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया और जब उनका आखिरी दिन था राज्यसभा में, उस दिन देश के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब बड़े जज्बाती हो गए और अब उसके बाद आज़ाद साहब आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। नहीं मालूम क्या वजूहत होंगी, क्या वजह होंगी, वो खुद बता पाएंगे, पर यह भी कहना मुश्किल है कि वो कश्मीर की सियासत में कितना बीएसएफ ने हफ्ते की सुबह बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हुक्काम के मुताबिक बीएसएफ के एहलकारों ने एक मशकूक शख्स को देखा सरहद पर और जिसको पकड़ लिया गया जब वो सरहद पार से अरनिया सेक्टर में यानी दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए शख्स को फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया। इसकी शनाख्त सियालकोट के रहने वाले मोहम्मद शब्बात उम्र 45 साल से की गई है। दिफाई ज़राए के मुताबिक चंद इंतबाही गोलियां चलाई गई थीं और जिसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के साथ जंग होने का अंदेशा जाहिर किया। MIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीन की जारहाना सरगर्मियों से मुतालिक मोदी सरकार से मुख्तलिफ सवालात किए। बैरिस्टर ओवैसी ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ चीन अपनी जारहाना सरगर्मियां अंजाम दे रहा है और इस पर मोदी सरकार को जवाब देना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने चीन से मुतालिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। उस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद क्या है, क्या उसका रीज़न है उस तरह का प्रोग्राम करने का? इसमें चाइना के एम्बेसडर, चाइना के कौंसल जनरल और उसका ऑर्गेनाइजर एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के चाइना के ऊपर खामोशी और सरेंडर को वैलिडेट करना चाहिए इस तरह का सेमिनार रख करके? क्या हम प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि चीन के बारे में कुछ बोल दीजिए? आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर चीन के बुलडोजर आ गए, वहां पर हमारी जमीन पर बुलडोजर आ गए।
तो कहा करेंगे बुलडोजर से मोहब्बत करने वाले। माने चीन बुलडोजर लेके आ गया तो ये टाइटाई हो जा रहे हैं लोग। कमजोरों पर बुलडोजर चलाएंगे, चलाओ ना। चीन हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर डाल लिया है, हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है, आप लोग खामोश बैठे हैं। शाम सूंघ गया क्या आप लोगों को? सत्ता में तो भाजपा है। डाक बंगला बारामूला में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही खवातीन विंग की पार्टी सरबराह शमीमा फिरदौस ने की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुकामी खातून लीडरान व अराकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने कहा कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है, कश्मीर के लोग बिलखुसूस खवातीन भी ये समझ रही हैं कि किस तरह से नाइंसाफियां हो रही हैं। हमारे खुसूसी मौक़िफ़ को हमसे छीन लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खोए हुए हुकूक के हुसूल के लिए पाबंद अहद है। जो मरहूम शेख मुगला साहब ने हमारे लिए लाया, वो लोग यहाँ पे जो हमारी छोटी छोटी कॉलेज की लड़कियां बैठी है, कैसे जुर्रत की कि एक गाड़ी जिसमें सीआरपीएफ के कुछ जवान थे और उन्होंने जगह न मिलने के कारण हम वहाँ पे थोड़ा सा हो गए, क्योंकि हमारे भाइयों को बहुत शौक था कि हम शमीमा फिरदौस जी से मिले। ये जो कुछ लड़कियां खड़ी हैं सुबह 9 बजे से खड़ी हैं, बुजुर्ग फीमेल जो आई हुई है सुबह 9 बजे से बहुत ही प्यार से आरएलजेपी सरबराह संजय सराफ ने आज श्रीनगर के लिए पार्टी का जिला सदर गुलाम नबी मीर को डिक्लेयर किया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी अपना रद्द अमल दिया। पर न तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखकर आए थे, न वो किसी थ्रेट को देखकर आए थे। वो अगर यहाँ पर काम करने के लिए आए थे तो वो यहाँ पर एक प्यार बांटने के लिए आए थे और प्यार ही बांट रहे हैं। यहाँ पर जो जहाँ पर किसी भी रूरल एरिया में पीएम पैकेज का बच्चा काम कर रहा है, वो वहाँ एज एम्बेसडर कम्युनिटी की तरफ से वहाँ से यहाँ पर एक कश्मीरियात का एक मैसेज लेकर आ रहा है कि हम सब एक परिवार है। माहौल 88-89 बहुत गंदा फेज था, उसमें कश्मीर में हालात बहुत ख़राब थे। उस वक्त बहुत लोग गए, मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग गए, माइनॉरिटी तो निकल ही गई पूरी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब वापस आने लगे। उसी तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी साथी, जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, मैं आज आपके माध्यम से भी उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हम पूरा कश्मीरी कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी आपके साथ है। मैं सभी लीडरों का, जो इस्लामिक लीडर्स ने हर वक्त उनके लिए खड़े होकर बात की कि वो हमारा परिवार है, वो हमारी फैमिली है। मुफ्ती आजम साहब ने भी 2-3 बार बोला मीडिया में, आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बार आया कि वो हमारे साथ में हमारे बच्चे हैं, इनके ऊपर गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। आज़ाद साहब पिछले 50 साल से पॉलिटिकल सेक्टर में, हर सिस्टम में, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट दे हैव रेस्पेक्टेड हिम। आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में थे तो यहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें मजहब की करते थे, उन्होंने कभी हज हाउस को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज़ाद साहब ने हज हाउस यहाँ पर ला के एक मैसेज दे दी कि ही इज़ एन परफेक्ट लीडर फॉर द प्लेस। तो इसलिए हम लोग उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर बहुत पार्टीज है जो मेरे अपोजिशन को सूट नहीं करती है तो फिर उसको कहते हैं कि ये जी बीजेपी का बी पार्टी है। आज़ाद साहब एक खुद इंस्टीट्यूशन है, मैं तो नहीं समझता हूँ ऐसा नहीं है। कल को अगर आप भी पार्टी खड़ी करेंगे, फिर अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी या एसपी या एसएसपी के पास है, डीजी साहब से मिलने जाएंगे, वो कहेंगे ये जी इन्होंने पार्टी बनाई। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल लीडर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, हम कहते हैं वो अपने पोटेंशियल पर बनाता है और उसकी अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज जितनी होगी उस तरीके से वो लोगों के बीच में काम करेगा। गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में यह देखा जा रहा है कि दीगर कई इलाकाई जो कायदीन हैं वो भी पार्टी से सुबुकदोश हो रहे हैं। इसी दौरान खबर है कि कांग्रेस के एक और लीडर मंजूर अहमद गनाई ने बुनियादी रुकनियत से उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और गुलाम नबी आज़ाद के मौक़िफ़ की तायीद का उन्होंने ऐलान किया है। मैंने भी कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया।
मैं आज़ाद साहब का हामी रहा हूँ और इंशाल्लाह जो कदम उठाएंगे सियासी को हम भरपूर उसकी मदद करेंगे, उस कदम की या उन इक़दाम की मदद करेंगे जो आज़ाद साहब आने वाले वक्त में उठाएंगे। तो तंजीम बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात। मैं समझ में आप क्या कहना चाहता हूँ। 5 अगस्त की बात जो है जब 307 हटाया गया, 35 से हटाया गया, उस पर आपने देखा होगा बाकी लीडरों की रिएक्शन और फिर आज़ाद साहब का उस पर मुद्दल तकरीर पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जिस तरह से उन्होंने सारा उसका बैकग्राउंड दिया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिया और ये बताने की कोशिश की कि ये कितना बड़ा गलत कदम है जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जहाँ तक शर्मिंद का ताल्लुक है। जिस तरह से उन्होंने वकालत की 370 की, 35A की, कश्मीर की स्पेशल स्टेटस की, उस तरह से मेरे ख्याल में किसी और ने नहीं किया। मुझे लगता है कि लोग बांट गए हैं कि आज़ाद साहब कांग्रेस में रहते हुए भी किस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसाइल पार्लियामेंट में उठाए और किस तरह से बीजेपी का ये मुकाबला किया और किस तरह से बीजेपी को ये बावर कराया कि उन्होंने जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ किया वो गलत है। वो उन्होंने ज़बरदस्त आर्ग्यू किया कि जम्मू कश्मीर सबसे पुरानी स्टेट थी जम्मू कश्मीर में, इसको बाइफर्केट किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, ये सरासर पॉलिटिकली गलत है और नाइंसाफी है जम्मू कश्मीर में। टंगमर के बदरकोट विलेज में आज महकमा सियाहत और 2RR फौज के इश्तिराक से बदरकोट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले और डायरेक्टर महकमा सियाहत ने शिरकत की। कमिश्नर साहब ने यहाँ बदरकोट जो है टूरिज्म फेस्टिवल इनॉग्रेट किया। बदरकोट जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ पेरिफेरियल एरिया गुलमर्ग, जैसे हमने द्रंग है, बाकी एरियाज़ हैं, यहाँ ज़बरदस्त टूरिज्म का पोटेंशियल है। आपने खुद ही देखा कितनी अच्छी विडो है और एडवेंचर टूरिज्म के लिए मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त यहाँ स्कोप है। यहाँ ट्रैकिंग रूट ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और आने वाले दिनों में हम बाकायदा तौर यहाँ ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो भी एडवेंचर एक्टिविटी, चाहे वो कैंपिंग हो, चाहे वो बाकी जो भी एक्टिविटी है पॉसिबल यहाँ पे है। यहाँ टीमें आएंगी, यहाँ वो एग्जामिन करेंगे कौन कौन से यहाँ एक्टिविटी पॉसिबल है, वो हम ज़रूर करेंगे और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा वीडियो है एंड वी विल डेफिनेटली प्रमोट। तकरीबन 35 से 40% इकॉनमी कश्मीर की टूरिज़्म और रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर डिपेंड है। उससे चलते काफ़ी अहमियत इसकी है। अहमियत बताने की, बयां करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरियत जो है उसके बारे में लोग काफ़ी कहते हैं। कश्मीरियत को अगर वो एक शब्द में मैं बयां करना चाहूँगा वो है कि मेहमान नवाजी। यहाँ के लोगों में मेहमान नवाजी काफ़ी है, उससे चलते टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ। हम चाह रहे हैं कि टूरिस्ट सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग तक ही महदूद ना रखे, गांव-गांव तक जाए। इसलिए 75 ऑर्बिट डेस्टिनेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, टूरिस्ट विलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं और उन पर काम हो रहा है। हर टूरिस्ट विलेजेस में किसी को अगर अपना घर ठीक करना है, होम स्टे के लिए देना है या कोई दूसरे इक्विपमेंट खरीदने हैं जो एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड है, तो मिशन यूथ और दूसरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरी जो स्कीम्स है, उसके तहत 10 लाख तक का उसको लोन दिया जाता है। उसमें सब्सिडी भी है और कम इंटरेस्ट रेट पर वो लोन अवेलेबल है। बदरकोट या ये जो एरिया है उसमें तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन दूसरे एरियाज़ की भी अगर बात करूं तो काफ़ी एरियाज़ है यहाँ टूरिस्ट को देखने की ज़रूरत है, टूरिस्ट को हमने दिखाने की ज़रूरत है। तो 5 लाख ही टूरिस्ट यहाँ पूरे साल में आता था। रिमेनिंग 10 महीने जो है, 2 महीने अगर हमने यात्रा के निकाल दिए, 10 महीनों में 5 लाख टूरिस्ट आता था। 2020 से तकरीबन आज 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो रहा है। हर महीने में 1.25 से 1.5 लाख टूरिस्ट आ रहा है अकेले बाई ईयर से। रोड का तो अलग है। तो सालाना ये टूरिज्म अभी गया है हमारा 12 से 15।
महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है और मजमूई तौर पर मतला अबर आलूद रह सकता है। बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का जो सिलसिला जारी है वो जारी रह सकता है मज़ीद 24 घंटे तक और मतला अबर आलूद रहेगा। जम्मू सूबे में कई मकामात पर हल्की और मुतादद मकामात पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी दौरान श्रीनगर में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में 11.2 और गुलमर्ग में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख के द्रास शहर में 6.6 डिग्री, लेह में 12.8 और कारगिल में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 25.8 डिग्री, कटरा में 23.6, बटोट में 17.7, बानीहाल में 16 और भद्रवा में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। और बात करते हैं टंगमर्ग की। जंगलाती इलाके में बादल फट पड़ने के नतीजे में कोलगाम के और कई एक इलाकों से खबर है और बिलखुसूस टंगमर्ग में यहाँ पर खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। जनूबी कश्मीर के कोलगाम जिले के जुड़वा देहातों में हफ्ते के रोज टंगमर्ग के बालाई इलाकों में बादल फट पड़ने के बाद यहाँ पर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूराबाद बशीरुल हसन ने बताया कि बादल फटने का ये जो सिलसिला था इसके नतीजे में यहाँ पर सैलाब जैसी सूरत हाल नदी नालों में पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि बादल फटने के फौरन बाद एक टीम मौके पर पहुंची, ताहम अभी तक इस वाक़े में किसी नुकसान की कोई तौसीक नहीं हुई है। इस दौरान एक मुकामी ने बताया कि कीचड़ के पानी के इखराज में अचानक इजाफा हुआ और ये नीचे की तरफ वाक़े देहातों के यानी जो वहाँ पर मकीन थे, घर थे, स्कूल थे, इसमें भी दाखिल हुआ। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जानिब से अनंतनाग में आज एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स खवातीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बकाया जात जो तनख्वाहें हैं वो फौरी तौर पर जारी करने और दीगर मुतालबात की यकसुई की मांग की। ये है कि हम शौक से सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। हमें शौक नहीं है कि हम रोज रोज सड़कों पे आएंगे, लेकिन हमें मजबूर कर रही जो यहाँ की गवर्नर हुकूमत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हुकूमत है, मोदी जी जिसको कमांड कर रहे हैं, हम उसकी जो हमारे साथ सौतेलेपन हो रहे हैं दोनों साइड से, हम इसलिए सड़कों पे आ रहे हैं। जो हमारा हक है, जो हम काम करते हैं, जो ऑलरेडी हमें मिल रहा है, वो हमें 6 महीने से नहीं मिल रहा है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, जब आपको काम होता है कोई, उस टाइम जब आपको याद आता है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जोगदा जोरिया काम कर रही है, तो आज क्यों नहीं आपको पता है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का जो घर है वो फाका कशी पे मजबूर है। हम चाहते हैं जो हमारा 6 महीने का ऑलरेडी में वो जल्द से जल्द मिलना चाहे, और जो बाकी स्टेटों में मिल रहा है हमें वो भी बढ़ाना चाहिए। खता नहीं है, एक जस्टिफाइड काज है, हमारी नौकरियां बहाल की जाए।
और उधर श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में सेंचुर लेक व्यू होटल के खिदमात से यानी बर्खास्त किए गए मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। सेंटूर होटल एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, सेंटूर होटल एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, सेंटूर होटल एम्प्लॉइज यूनियन। जी बिल्कुल, मेरा नाम फारूक अहमद भट्ट है। मैं सेंटूर होटल एम्प्लॉइज यूनियन का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जैसे कि आपको पता है 14 तारीख को एक इलीगल इविक्शन हुई थी 14 जून को। अब हमें ये अप्रहेंशन है कि ये दोनों गवर्नमेंट्स जो है ये आपस में मिली हुई है। बट वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आवर डिपार्टमेंट होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दे पीपल आर वर्किंग विद अस नेक टू नेक। अगर इनको प्राइवेट पार्टी को होटल देना है, अगर इनको स्टेट गवर्नमेंट नहीं अगर ये होटल चलाना है, मैं कहता हूं कि एम्प्लॉय को क्यों रिट्रेंच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपकी वसादत से मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि इसमें पेन्स न ले। आर वी पीपल नॉट इन आवर विदिन आवर राइट्स? क्या हमारा हक नहीं है? वी पीपल आर विदिन आवर राइट्स। वी आर बोनाफाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम यहाँ के रहने वाले हैं। 160 मुलाजिम है, 160 फैमिलीज है। वी आर हैविंग द रिस्पांसिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। अगर कोर्ट ऑर्डर लाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो, चाहे वो हाई कोर्ट ऑर्डर हो, इन लोगों ने इंप्लीमेंट करने में क्या शर्म आ रही है? क्यों पीछे हट रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से? अगर ये हमारा हाई कोर्ट ऑर्डर इस पर मैंने कहा नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई साहब कंटेम्प्ट किस बात का है? फिर इनको कंटेम्प्ट लग गया इनके नाम पे, चाहे वो द्विवेदी साहब हो, नाउ ही हैज बीन ट्रांसफर्ड। उसके बाद सरमद हफीज साहब, उनके नाम पे कंटेम्प्ट आ गया। एस्टेट्स ऑफिसर डीसी साहब, जो एडिशनल डीसी साहब, उन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे डिनाई किया कि भाई हमने ये कोर्ट ऑर्डर नहीं करना। वी आर अबव लॉ। वो कहते हैं कि वी आर अबव लॉ। इनफैक्ट वी नो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नोबडी इज अबव लॉ। हमारा मुतालबा यही है कि हम ये जस्टिफाइड काज है। अगर हम 14 जून 2022 तक वी वर ऑन द रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुलाजिम हैं, तो हमारा मुतालबा यही है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाए इसको, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ही चलाए इसको, हमारी जो नौकरियां हैं, हमारी कोई खता नहीं है, एक जस्टिफाइड काज है, हमारी नौकरियां बहाल की जाए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर से नई पार्टी लॉन्च करने का किया ऐलान। मुस्तफी लीडर बीजेपी के इंतशार का हुए शिकार। तारिक हमीद कर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस से मुस्तफी होने वाले लीडरान जम्मू कश्मीर में है सरगर्म। सलमान निजामी ने कहा, जो कोई सेक्युलर कदरों की बुनियादों पर चाहे तो हमसे जुड़ सकता है। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस से धोखा और मोदी से डर का नतीजा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, आजाद को नवाजा जाना कोई खैरात नहीं, बहुत सौ ने कांग्रेस को खून से सेंचा। मनीष तिवारी का जवाब। हदबंदी कमीशन जानिबदाराना अमल था। बैरिस्टर ओवैसी का बयान, चीन की जारहत पर मोदी सरकार पर साधे निशान। जम्मू में सरहद पर फोर्सेस ने की कार्रवाई। मुबैना पाकिस्तानी दरअंदाज गिरफ्तार। अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज। श्रीनगर में सेंचुर होटल के साबिक मुलाजमीन ने किया मुजाहरा। और आइंदा 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश कियासी। टंगमग में बादल फट पड़ने से लोगों में देखी गई तशवीश की लहर। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।